हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग। तो इसके पहले चैप्टर में हमने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के विषय में, जिसमें भूमि, लेबर, पूंजी और मानव पूंजी के विषय में हम लोगों ने जाना। आज हम चर्चा करेंगे मानव संसाधन के विषय में कि मानव संसाधन के उत्पादन में क्या भूमिका होती है। पिछले क्लासेज में आप लोगों को क्वेश्चन भी मिला होगा कि मानव संसाधन, प्रकृति में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया। तो इसका आंसर भी लगभग आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि मानव इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया क्योंकि प्रकृति में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उसमें अपने तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करके उसको उपयोग के लायक बनाने वाला जो संसाधन है वो मानव संसाधन होता है। तो मानव संसाधन ही किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अब मानव संसाधन को एक योग्य संसाधन अगर हमको बनाना है तो हमें इनके ऊपर कुछ निवेश करना पड़ेगा, और वो निवेश होता है उनके एजुकेशन पर, उनके हेल्थ पर। क्योंकि जब तक हम उनके हेल्थ और एजुकेशन पर निवेश नहीं करेंगे तब तक वो एक योग्य संसाधन नहीं बन सकते। यानी जो निवेश करना होगा वो होगा एजुकेशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजी नॉलेज। तो मानव के इस क्षेत्र में निवेश करने पर उनको एक योग्य संसाधन के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए, जैसे सोना, गोल्ड है। गोल्ड को माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है, खनन के द्वारा खोद करके उसको निकाला जाता है। तो जब गोल्ड को निकाला जाता है तो केवल गोल्ड ही नहीं निकल करके आता है बल्कि उसके साथ मिट्टी भी आ जाती है। तो मिट्टी को हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, और साफ करने के बाद भी हमको सोने की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार से मानव पर भी निवेश करके उससे रिटर्न के रूप में एक योग्य संसाधन बनाया जा सकता है। क्योंकि हमको पता है कि प्रकृति में उपलब्ध संसाधन तब तक यूजलेस हैं, यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक मानव संसाधन विकसित नहीं हो सकता या होगा। तो जिस प्रकार पिछले वीडियो में हमने देखा कि हरित क्रांति योजना को अपना करके प्रोडक्शन का बहुत बम्पर तरीके से डेवलप किया गया, उत्पादन किया गया। और इसके साथ साथ एक सेक्टर और है, आईटी सेक्टर, यानी सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर। इस सेक्टर में विकास करके हमने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको बढ़ाया, यानी विदेशों का पैसा जो है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू हुआ। अब आईटी सेक्टर के अंतर्गत नए नए सॉफ्टवेयर बना करके उसको दूसरे देशों में, विदेशों में बेचा गया और उससे पैसा कमाया गया। तो इसका उदाहरण हम एक कहानी आपके टेक्स्ट बुक में है, शकल और विकास की कहानी से शुरू करते हैं। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम आते हैं शकल और विकास की कहानी पर। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे शकल के ऊपर कि शकल और विलास दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, और शकल और विलास की कहानी से हमें अंतर पता चलता है मानव पूंजी का। तो शकल
चर्चा करेंगे तो सकल के जो माता पिता थे वो खेती का काम करते थे और उसकी माँ जो थी वो घर का काम काज करती थी और पिताजी उसके खेतों में काम किया करते थे। उसके चाचा ने हाई स्कूल की परीक्षा पास किया था, लेकिन वो घर में कोई काम नहीं करते थे, बेकार बैठे हुए थे और उनको कोई जॉब भी नहीं मिल पाई थी। लेकिन उनके अंकल को शिक्षा की वैल्यू पता था और वो सकल को पढ़ाई के लिए दबाव बनाते हैं, स्कूल भेजते हैं और सकल स्कूल जाना शुरू करता है और कुछ ही समय में मतलब टाइम टू टाइम उसने उच्चतर माध्यमिक यानी इंटर की परीक्षा पास किया। अब सकल के पिता की आर्थिक स्थिति आगे पढ़ाने की नहीं थी, लेकिन सकल के पिता ने कर्ज लेकर के सकल को आगे पढ़ाया और कंप्यूटर का कोर्स सकल को करवाया। तो इस तरीके से सकल जब कंप्यूटर का कोर्स कर लिया तो उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई और वहाँ पर उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया नया और उस सॉफ्टवेयर की दूसरी कंपनियों में या विदेशों में भी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी, यानी सॉफ्टवेयर की डिमांड जो सकल के द्वारा बनाया गया था उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हुई। तो कंपनी ने बहुत पैसा कमाया और कंपनी के ऑनर ने खुश होकर के सकल को प्रमोशन भी दिया। लेकिन विलास की वही कहानी देखते हैं तो विलास भी सकल के गांव का ही था। उसके पिता मछली पकड़ने का काम करते थे, लेकिन विलास जब मात्र 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो पिता के मरने के बाद उसकी माँ उसके पिता के व्यवसाय को अपना लेती है, यानी अब वो मछली तो नहीं पकड़ सकती है लेकिन वो तालाब से मछली को खरीदती है और उसको बाजार में बेचती है और इससे उसकी इनकम जो होती है वो लगभग 150 रुपये हो जाता है। तो इतने पैसे से विलास की पढ़ाई नहीं हो पाई और सही ढंग से उसको खाना ना मिलने के कारण उसको गठिया रोग भी हो गया, यानी पैर से वो विकलांग हो जाता है। अब विकलांग होने के पीछे वजह था कि उसकी माँ के पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा पाती थी। तो सकल स्कूल नहीं जा सका और घर में ही रह करके अपने घर के कामों में अपनी माता का हाथ बटाने लगा और कुछ समय बाद उसकी माँ भी बीमार पड़ जाती है। तो विलास भी जब माँ के बीमार हो जाने के बाद अपने माँ के व्यवसाय को शुरू कर देता है। तो इस तरीके से अगर हम दोनों कहानियों को मैच करते हैं, यानी सकल और विलास की कहानी से को हम मैच करते हैं तो हमको एक अंतर पता चलता है मानव पूंजी का। सकल का मानव पूंजी बहुत डेवलप हुआ क्योंकि उसे प्रॉपर एजुकेशन दिया गया, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान रखा गया और उसे ट्रेनिंग दिया गया, जिससे वो खुद का ध्यान रख पा रहा है आज और देश को भी एक बेहतर योगदान दे रहा है। योगदान क्या दे रहा है आपको हमने बताया कि एक सॉफ्टवेयर बनाया उसने, तो उससे प्राइवेट कंपनी को फायदा हुआ और प्राइवेट कंपनी को फायदा होने के साथ साथ देश का भी फायदा हुआ। जबकि विलास की कहानी में हम देखते हैं तो विलास के साथ यही सब कुछ चीजें नहीं हो पाया, यानी विलास इन्हीं सब चीजों से चूक जाता है। तो यही अंतर होता है कि कौन सी जनसंख्या एसेट बनेगी और कौन लायबिलिटी बनेगी। तो इस प्रकार हम देशों की बात करेंगे तो जापान की बात आती है। जापान एक ऐसा देश है जहां मानव संसाधन बहुत ज़्यादा विकसित हुआ
इसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे। आगे देखते हैं, इसी प्रकार यदि हम शिक्षा पर निवेश करते हैं तो भविष्य में बहुत अच्छा फायदा इसका हमको रिटर्न के रूप में मिलता है या प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके पापा आपको पढ़ाते हैं तो उसके पीछे उनकी एक सोच होती है कि आप पढ़ लिख करके पैसा कमाएंगे। तो इस तरीके से सोसाइटी में एक सर्किल बन जाता है, चक्र बन जाता है शिक्षित और अशिक्षितों का। और जैसा कि शकल और विलास के एग्जाम्पल से हमने देखा कि शकल पढ़ा लिखा तो कुछ समय बाद उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उसके बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन विलास खुद नहीं पढ़ सका तो उसके बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। अब चर्चा आती है जापान पर। जापान को हम देखते हैं कि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है, यानी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसकी बहुत कमी है। तो इसके लिए जापान ने देखा कि जब ये हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है तो उसने अपने यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज पर ध्यान देना शुरू किया और अपने यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज पर उसने निवेश किया, एजुकेशन, हेल्थ पर। और इस सेक्टर में निवेश करके उसने अपने यहाँ के प्रोडक्शन को बढ़ाया। आजकल देखते हैं जापानी सामान की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप है, वहाँ की हर चीज़ की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। और इसके पीछे उनकी एक थिंक होती है कि वो लोग ऐसा सामान बनाते हैं जो सस्ता होता है लेकिन कम टिकाऊ होता है। तो सस्ता होने की वजह से उनके सामान की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। और ये कब संभव हुआ? जब वहाँ के मानव का टेक्नोलॉजी ज्ञान डेवलप हुआ। और इसका एग्जाम्पल आपको इंग्लिश में एक चैप्टर मिलेगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू भी एक बार जापान गए थे, तो जब वहाँ पहुँचे तो उनकी स्टेशन से उतरे तो घड़ी खराब हो जाती है। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे को बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटा यहाँ कहीं घड़ी की दुकान है। वो बच्चा जवाहरलाल नेहरू को पहचान जाता है, तो वो पूछता है कि अंकल क्या प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। तो बताते हैं बेटा मेरी घड़ी खराब हो गई है। वो बच्चा कहता है कि अंकल कल इसी टाइम इसी जगह हमसे मिलिएगा। दूसरे दिन सेम टाइम सेम स्थान पर नेहरू जी वहीं खड़े होते हैं। वो बच्चा आता है और कुछ ही दूरी पर उसका स्कूल था। घड़ी उनसे लेता है और स्कूल के गेट के पास पहुंचने के पहले वो घड़ी वापस कर देता है बना करके। नेहरू जी बड़े खुश होते हैं और उससे पूछते हैं बेटा क्या दे दिया जाए। तो वो कहता है अंकल मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए, केवल आप जब अपने देश वापस जाइएगा तो अपने देश में बच्चों से बताइएगा कि जापान का एक छोटा सा बच्चा टेक्नोलॉजी के मामले में कितना डेवलप है। तो जापान का एक छोटा बच्चा जब तकनीकी रूप से इतना डेवलप है कि रास्ते में चलते चलते घड़ी वो बना दिया। लेकिन नेहरू जी ने बताया भी होगा यहाँ, और बताया क्या, पुस्तक में इस घटना का वर्णन उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया है। वही घड़ी हमारी जो फीलिंग है अगर आपको दे दिया जाए तो आप उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे कि लाइफ में वो घड़ी नहीं चलेगी। चलिए तो हो गया एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं हमारे देश में। तो इस तरीके से आप लोगों को आज के वीडियो में हमने बताया संसाधन के रूप में लोग, यानी ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू आप लोगों को हमने बताया कि मानव संसाधन इतना महत्वपूर्ण संसाधन
क्यों माना जाता है और किस तरीके से मानव संसाधन को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत आप लोगों को हमने बताया कि मानव के ऊपर एजुकेशन और हेल्थ के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर निवेश करके उसको एक योग्य संसाधन के रूप में बदला जा सकता है और उससे रिटर्न के रूप में एक बेहतर योगदान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आर्थिक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। धन्यवाद।